सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी सही होंगे, अच्छे होंगे। एंड लेट मी फर्स्ट ओपन द पीपीटी, क्योंकि आज का जो लीगल इशू है काफी इंटरेस्टिंग है, जिस पर हम वीडियो बना रहे हैं। आज के इस डिटेल वीडियो में हम एक ऐसे फंडामेंटल लीगल इशू को समझने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वो लीगल इशू, फंडामेंटल लीगल इशू ये है कि क्या किसी भी अरेस्ट के पहले एक्यूज को उसके ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना या मैं कहूं देना मैंडेटरी है। सवाल और है मेरा आगे। अभी तो इतना सवाल उठा कि क्या किसी भी एक्यूज्ड को अरेस्ट करने से पहले उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देना मैंडेटरी है, चाहे आगे सवाल बनता है और मेरा, चाहे वो व्यक्ति, चाहे वो एक्यूज्ड रेड हैंडेड ही क्यों ना पकड़ा गया हो। ये पूरा लीगल इशू यहां पर बना, सवाल बना। सर, रेड हैंडेडली पकड़ा गया मतलब? अरे हो सकता है कि जब उसे अरेस्ट किया जा रहा था वो व्यक्ति ड्रग्स के साथ पकड़ा गया हो सकता है कि वो जब शूट कर रहा हो तो वो उसे जब अरेस्ट किया गया हो। तो किसी व्यक्ति को रेड हैंडेडली पकड़ा जाए जब वो क्राइम या ऑफेंस कमिट कर रहा था, उसी समय पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, तो क्या तब भी उस सिचुएशन में उसे अरेस्ट करने के पहले उसे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना मैंडेटरी है? ये पूरा सवाल है, ये पूरा फंडामेंटल लीगल इशू जो इस वीडियो में हम समझना चाह रहे हैं। क्यों ऐसा, क्यों बात आई? प्रोसिक्यूशन के साइड से आर्गुमेंट रहा कि अरे वो तो खुद जानता है कि उसने क्यों, अरे वो तो खुद जानता है कि उसने क्या कमिट किया है, क्या कौन सा क्राइम कमिट किया है, तो फिर क्या जरूरत उसे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताने की? इट्स नॉट मैंडेटरी। वो तो जब शूट कर रहा था, जब भी तो उसे अरेस्ट किया, तो उसे तो पता है कि उसने क्या किया, तब भी क्या रीजन उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट देने की? प्रोसिक्यूशन की साइड से आर्गुमेंट रहा। यहां पर आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस फंडामेंटल लीगल इशू को विहान कुमार के जजमेंट में क्लैरिफाई किया 2025 के, जिसमें इस फंडामेंटल लीगल इशू का एड्रेस किया सुप्रीम कोर्ट दैट इज इट मैंडेटरी टू इन्फॉर्म ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इवन इफ अ पर्सन इज कॉल्ड रेड हैंडेड। सुप्रीम कोर्ट ने इस विहान कुमार 2025 के जजमेंट में क्लैरिफाई किया कि ये जो अजम्पशन आप बना रहे हो बॉस, ये अजम्पशन अरेस्ट को जस्टिफाई नहीं करते हैं। इसमें बोल दिया, ठीक है। तो विहान कुमार के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई तो कर दिया इस फंडामेंटल लीगल इशू को, बट यहां समझो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। इस पूरे एंटायर लॉजिक को कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में ब्रेक डाउन किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और बोल दिया कि जस्टिफाई नहीं है अरेस्ट एज अजम्पशंस के बेसिस पे। तो ये टॉपिक सिर्फ दोस्तों क्रिमिनल लॉ की हम बात करें, ये जो टॉपिक है क्रिमिनल लॉ का एक पॉइंट नहीं है, टेक्निकल पॉइंट नहीं है। आप देखिए आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22, हम देखेंगे आगे, नेक्स्ट पीपीटी का पेज यही है हमारा, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 एंड 22 देखो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये इन आर्टिकल्स के इंटरसेक्शन पे तो खड़ा एक पावरफुल प्रश्न है जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, एंड जिसका जवाब क्लियर है। हर हर जवाब, जो इसका जो पूरा जवाब है वो हर एक इंडियन सिटीजन के लिए, हर एक लॉ स्टूडेंट्स के लिए एंड इवन ऑफिसर्स को समझना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस आर्टिकल 22 क्लॉज 1 से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं समझना इस टॉपिक को। क्या कहता है आर्टिकल 22 क्लॉज 1? दैट नो पर्सन हु इज अरेस्टेड shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds for such arrest, nor shall he be denied the right to consult, ना तो उसको डिनाई किया जाएगा कंसल्ट करने से, एंड टू बी डिफेंडेड, ना ही उसे डिफेंड करने से रोका जाएगा, क्योंकि उसका अधिकार है, उसका ये मैं कहूं राइट है, और ये जो डिफेंड करने का उसका हक है एंड कंसल्ट करने का जो राइट है, विद अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। अरे वो डिफेंड किसके माध्यम से करेगा? एक लीगल प्रैक्टिशनर को तो अपॉइंट करेगा वो, उससे उसकी खुद की चॉइस का वो लाएगा। ऐसा नहीं कि कोई आके आपको इस एडवोकेट से बोल दिया कि नहीं यही आपका एडवोकेट रहेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 22 में राइट टू कंसल्ट तो दिया है, राइट टू डिफेंड भी दिया है, बट जो लीगल प्रैक्टिशनर रहेगा डिफेंड करने के लिए आपको, वो भी आप ही का चॉइस का होगा। इस हद तक आपको आर्टिकल 21 राइट देता है। तो ये जो पूरी लाइन है ना, ये जो पूरा प्रोविजन है, ये लाइन कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट
और दोस्तों इसका इम्पैक्ट जो है, इसका जो मैं कहूं या तो कहूं मकसद जो है वो क्लियर है कि एक्यूज्ड अपना डिफेंस इफेक्टिवली प्लान कर सके। अब इस कंटेक्स्ट में एक बड़ी सिंबॉलिक, आपको आर्टिकल 22 क्लॉज 1 तो क्लियर हो गया। इसी कंटेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं। इस कंटेक्स्ट में एक बड़ी सिंबॉलिक एनालॉजी ये है कि जैसे स्टूडेंट को एग्जाम लिखने से पहले क्वेश्चंस पेपर दिए जाते हैं, वैसे ही हम एक्यूज्ड को पहले बताया यहां पर जाना चाहिए कि उसका एलिज्ड ऑफेंस क्या है। और ये सब चीज, ये जो पूरी चीज है ना, ये तभी वैलिड होता है जब रिटन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट उस लैंग्वेज में दिए जाए जो वो समझ सकता है। ठीक है, ग्राउंड मस्ट बी गिवन इन अ लैंग्वेज जो वो एक्यूज्ड समझता हो। अरे आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम देने गए, आप चूज करते हो कि नहीं कि मैं इंग्लिश माध्यम से हूं, हिंदी माध्यम से हूं। ठीक है, हालांकि इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखे रहते हैं क्वेश्चंस, बट वहां पर आपकी लैंग्वेज जो आप जानते हो वो वहां पर रहती है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जा रहा है, सो दैट मस्ट बी गिवन इन अ लैंग्वेज जो एक्यूज्ड समझता हो। क्लियर है। एंड ये जो प्रिंसिपल है, ये जुडिशरी ने पहली बार हाईलाइट किया था क्रिस्टी वर्सेस लिंचेस की 1947 में। कहां पर किया? क्रिस्टी वर्सेस लिंचेस 1947 में इस डॉक्ट्रिन का ओरिजिन हुआ, जिसका रेफरेंस डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया था। अब इस जजमेंट में हुआ ये, बोला गया था, किस जजमेंट में? क्रिस्टी वर्सेस लिंचेस्की के जजमेंट में ये बोला गया दैट इवन इन केसेस ऑफ वारंटलेस अरेस्ट, ध्यान से सुनिएगा, दैट इवन इन केसेस ऑफ वारंटलेस अरेस्ट ट्रू एंड स्पेसिफिक ग्राउंड्स मस्ट बी कन्वेड टू द अरेस्टेड पर्सन। क्या बोला जा रहा है? दैट इवन इन केस ऑफ वारंटलेस अरेस्ट के केसेस में भी ग्राउंड बताना आपको जरूरी है, कन्वे करना जरूरी है उस एक्यूज्ड को। ये किसने बोला? क्रिस्टी वर्सेस लिंचेस की सबसे पहला केस जिसमें ग्राउंड ऑफ अरेस्ट की बात की, जिसको रेफर्ड बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अब आप सिर्फ जनरल या सस्पिशन या वेग एक्यूजेशन यहां पर आपका देना काफी नहीं है। एंड इसी बेस पे आर्टिकल 22 ड्राफ्ट हुआ था दोस्तों। मैं अगर बात करूं लेटर ऑन, इसके बाद सेक्शन 50 हमको देखने को मिला सीआरपीसी का, जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड को प्रोसीजरल फॉर्म में कन्वर्ट किया। किसको? इस आर्टिकल 21 को इस सेक्शन 50 सीआरपीसी में प्रोसीजरल फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। सेफगार्ड किया गया, इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन को सेफगार्ड किया प्रोसीजरल फॉर्म में। चाहे मैं अगर नए बीएनएसएस की बात करूं, जो अब भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता हो चुका है, सीआरपी रिप्लेस हो गया बीएनएसएस से। सो बीएनएसएस 2023 के सेक्शन 47 क्लॉज 1 में भी एग्जैक्टली वही प्रोटेक्शन दी गई है। ठीक है, अब आइए आप लैंडमार्क जजमेंट की तरफ। इतना तो आपको क्लियर है। ठीक है, देखो मैं एक एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। ऑल दो मेरी वीडियो बहुत लंबी जाती है, बट अगर आप इंटरेस्टली अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप वीडियो को छोड़ोगे नहीं। एंड अगर आपका पर्पस क्लियर है कि मुझे इस पूरे टॉपिक को समझना है, तो आपको आपके जितने मिनट मैंने आपके लिए वो कब चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक, आइए जुडिशियल प्रेसिडेंट्स देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड। सबसे पहले 1962 के हरिकृष्ण केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये बोला दैट ग्राउंड ऑफ अरेस्ट तब तक वैलिड है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट तब तक वैलिड नहीं माने जाएंगे जब तक वो एक्यूज्ड की समझने लायक लैंग्वेज में कम्युनिकेट ना किए जाए। क्लियर है, मैंने पहले ही बोला, आपको एनालॉजी बताई कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट तो आप बताइए, बट उस एक्यूज्ड की लैंग्वेज में बताइए जो वो जानता हो। तो इस हरिकृष्ण के केस में बोला गया दैट ग्राउंड्स इन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज शुड बी कन्वेड टू एक्यूज्ड। ठीक है, ये पहला हमारा लैंडमार्क प्रेसिडेंट बना, जिसमें लैंग्वेज के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया कि उसी लैंग्वेज में आपको कम्युनिकेट करना होगा। फिर आया केस मधु लिमाय 1969 का केस। इस जजमेंट में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक और इंपॉर्टेंट डायरेक्शन दिया, और डायरेक्शन किनको दिया? मजिस्ट्रेट्स को दिया कि मजिस्ट्रेट साहब, जब भी आप किसी अरेस्टेड पर्सन को रिमांड पर भेजेंगे ना, तो उन्हें वेरीफाई करना। क्या वेरीफाई करना चाहिए?
आपको वेरीफाई करना चाहिए कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट दिए गए भी थे या नहीं। तो इस मधुर लिमाय के केस में ये हेल्ड किया दैट द मजिस्ट्रेट मस्ट वेरीफाई द ग्राउंड्स बिफोर रिमांड। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को लेकर कितनी प्रेसिडेंट्स आ रहे हैं। कम्युनिकेशन के बेसिस पे देख लिया, रिमांड के बेसिस पे मजिस्ट्रेट्स को डायरेक्शन दे दी कि पहले चेक करो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट दिया था कि भी नहीं। एक और लैंडमार्क प्रेसिडेंट बना। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस मधु लिमाय के केस में हमने ये देखा कि यहां पर जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिल रही है कि अगर जो डायरेक्शंस दी गई उधर उसका फेलियर करते हैं मजिस्ट्रेट साहब, तो पूरे रिमांड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना सकता है। एंड इसी डॉक्ट्रिन को, इस सेम डॉक्ट्रिन को दीपक महाजन के केस में भी स्ट्रेंथन किया, जब फेरा और मैं कहूं कि कस्टम एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में इलीगल अरेस्ट को रिजेक्ट किया जा रहा था। यहां पर भी यही बात की गई दीपक महाजन के केस में कि बिना ग्राउंड बताए अरेस्ट इनवैलिड है दोस्तों। तो क्लियर है? ठीक है, अब हम रिसेंट ईयर्स में आते हैं। रिसेंट ईयर्स में बात करें तो इसमें भी इंटेंस हो चुकी है। आप देखिए अभी 2024 के रिसेंटली पंकज बंसल के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेल सिर्फ इसलिए दे दिया क्योंकि रिमांड ऑर्डर साइलेंट था दैट ऑन वेदर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट वर एवर प्रोवाइडेड और नॉट। जो हमने यहां पर देखा मधु लिमाय केस में, यहां पर ये बात देखने को मिली। ठीक है, अब बाद में इस पोजीशन को रामकिशोर अरोरा 2024 के केस में चैलेंज किया गया, लेकिन वो प्राइमरली पीएमएलए कॉन्टेक्स्ट का मैटर था जहां सेक्शन 19 की इंटरप्रिटेशन डिस्प्यूटेड थी। लेकिन क्लैरिटी तब आई जब 2024 के एंड में सुप्रीम कोर्ट ने प्रभीर पुराकाथ्या पुरोकायस्थ्या, ठीक है, केस में डिसाइड किया, जहां कोर्ट ने रीजन ऑफ अरेस्ट और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के बीच का क्रिटिकल डिफरेंस एक्सप्लेन किया। यहाँ पर रीजन और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के बीच डिफरेंशिएट किया 2024 के केस में। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं आपको, है ना। पंकज बंसल के केस में क्या हुआ, एक शॉर्ट में देखा, रामकिशोर अरोरा में कंट्रोवर्सी आई अंडर पीएमएलए, और फिर लास्ट जिस पे हमें फोकस करना है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रीजन ऑफ अरेस्ट एंड ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के बीच में डिफरेंशिएट किया, और ये डिफरेंशिएशन हमें समझना जरूरी है। क्या डिफरेंशिएट किया? रीजन ऑफ अरेस्ट जनरल होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, वही ग्राउंड स्पेसिफिक होते हैं। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट स्पेसिफिक होते क्या होता है समझा रहा हूं। जैसा कि मैंने बोला रीजन ऑफ अरेस्ट जनरल होते हैं, तो इसका मतलब जैसे एविडेंस टेम्परिंग का रिस्क, इन्वेस्टिगेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करने का रिस्क, या मैं कहूं चांस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हर क्रिमिनल केस में सेम होते हैं। ठीक है, रीजन ऑफ अरेस्ट। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट की बात करूं तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट यहां पर स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया क्या एलिगेशन है। स्पेसिफिक होते हैं का क्या मतलब कि लाइक क्या एलिगेशंस है, क्या एविडेंस है, किस पर्टिकुलर एक्ट की वजह से अरेस्ट किया गया, ये सब चीजें यहां पर स्पेसिफिकली होती है, और ये सब कुछ लिखित रूप में एक्यूज्ड को दिया जाना चाहिए। एंड ये जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की होती है, नॉट ऑफ द कोर्ट एंड नॉट ऑफ द डिफेंस लॉयर, ये भी जानो। तो रीजन एंड ग्राउंड्स में आपको आई होप डिफरेंस समझ आया होगा। दैट जनरल ग्राउंड्स आर लाइक प्रिवेंटिंग टेम्परिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रीजन बता दिया। ग्राउंड्स में हम स्पेसिफिक एलिगेशंस बता रहे हैं, एविडेंस एंड डिटेल्स। ठीक है, ये तो हम ग्राउंड एंड अरेस्ट के रीजंस, सॉरी ग्राउंड एंड रीजन, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड रीजन ऑफ अरेस्ट में हमने डिस्टिंक्शन देखा जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें समझाना चाहा। एंड ये भी देखा कि ये जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बताने की, वो होती है नॉट ऑफ द कोर्ट बट ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ठीक है, तो याद रखना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बताने की ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर? अब आते हैं हम 2025 के बिहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के जजमेंट पे। पहले भी हमने इसका भी जिक्र करा पहले, थोड़ी देर पहले, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को क्रिस्टल क्लियर कर दिया, और कोर्ट ने यहाँ पर 4 से 5 चीजें बताई हैं। कोर्ट ने कहा, क्या कहा, that informing the accused about ground of arrest is a mandatory constitutional requirement under article 21 clause 22 clause 1। यहां पर लिखा था हमने ये केस, अभी इसमें क्लैरिफाई किया कि आर्टिकल 22 क्लॉज 1 के तहत ग्राउंड ऑफ अरेस्ट
इज अ मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। किस केस में बोला है? इस विहान कुमार के केस में, ठीक है। एंड ऑल्सो सेड दैट ग्राउंड मस्ट बी इफेक्टिवली कम्युनिकेट, ये हमारी बात आ गई। इफेक्टिवली कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द एक्यूज्ड, समझा? ठीक है, आगे बढ़िए। फिर उसके बाद ये भी बोला गया कि सिर्फ अरेस्ट मेमो बनाना है या किसी रिलेटिव को बताना कंप्लायंस नहीं है, ठीक है। आप कल को यह बोल के यहाँ पर डिफेंड नहीं कर सकते अपनी बात। साथ ही अगर आर्टिकल 22 का वायलेशन हुआ तो अरेस्ट इलीगल होगा और रिमांड भी इमीडिएट माना जाएगा। ये डायरेक्शन विहान कुमार के केस बोली गई। इवन if statutory bars exist such as under PMLA or NDPS, bail must be granted if article 21 and 22 are violated, ठीक है। अब ये जो पूरा लॉजिक है ना, ये रिसेंट बेल ऑर्डर में भी सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई किया है, जैसे आशीष काकड़ वर्सेस यूटी चंडीगढ़ के केस में, ठीक है। ये जो प्रेसिडेंट अप्लाई हुआ आशीष काकड़ वर्सेस यूटी छत्तीसगढ़ सॉरी चंडीगढ़ 2025 डेट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिट्रेटेड किया ये पूरा लॉजिक विहान कुमार का। कोर्ट ने साफ बोला दैट रिमांड कभी भी एक इलीगल अरेस्ट को लीगल नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये आई होप आप समझ आया होगा। फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं हम। इतनी हमने डीप डाउन करके चीजें समझी, आखिर में सवाल यही आता है जहां से हमने वीडियो स्टार्ट की कि क्या रेड हैंडेड एक्यूज्ड को भी ग्राउंड देना जरूरी है? तो सिंपल आंसर हमारा इतना कुछ समझने के बाद आता है दैट स्टिल यस, ग्राउंड मस्ट बी गिवन, भले ही उसे रेड हैंडेड पकड़ा ही क्यों ना गया हो। व्हाई? क्योंकि लॉ प्रिज्यूम नहीं करता है कि एक्यूज्ड सब कुछ जानता है। क्या बोल दिया सर? लॉ ये प्रिज्यूम नहीं करता है कि एक्यूज्ड सब कुछ जानता है। अगर आप मान लें कि एक्यूज्ड को ऑलरेडी पता होगा तो आप इनडायरेक्टली उसे गिल्टी डिक्लेयर कर रहे हो, या मैं कहूं आप इनडायरेक्टली उसे गिल्टी डिक्लेयर कर रहे हो बिना ट्रायल के, वो भी। और ये चीज आर्टिकल 21 का ड्यू प्रोसेस के अगेंस्ट, आर्टिकल 21 में जो हम ड्यू प्रोसेस पढ़ते हैं उसके अगेंस्ट हर एक्यूज्ड को, चाहे उसके पास, चाहे उस व्यक्ति के पास ड्रग्स मिले हो या सीसीटीवी फुटेज में क्यों ना दिख रहा हो कि वो कर रहा है ऐसा, हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि उसे मत बताइए ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, क्योंकि कल को तो वो कह सकता है कि मुझे फंसाया गया है। और ये कहना, ये कहने का राइट उसका कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, वो बोल सकता है मुझे फंसाया गया है, ये एविडेंस जो पैदा किया गया है जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए किया गया है। तो बिना फेयर ट्रायल के कैसे किसी को हम पहले से ही जज कर लें एंड ये प्रिज्यूम कर ले कि वो गिल्टी? नहीं, लॉ ये प्रिज्यूम को एक तरीके से कहें, नहीं, ये प्रिजम्पशन नहीं मानता है। ट्रायल से पहले आप किसी को गिल्टी का डिसीजन नहीं दे सकते। अगर ऐसा देते हो तो ये उसके राइट का वायलेशन है। अब आप यहाँ समझो, शाल का मतलब समझना पड़ेगा, लीगल प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट। देखो हर एक चीज डिस्कस करूंगा, आप देखिए कितने केसेस मैंने बता दिए आपको और कहां से कहां मैं आपको ले जा रहा हूँ चीजों को लेकर। अब आप समझिए कि जब भी किसी स्टैट्यूट में वर्ड शाल यूज होता है ना, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस, और इसका इस सवाल से भी इंपॉर्टेंस है। ये जो शाल है अगर ये यूज होता है, जैसे सीआरपीसी में आप देखिएगा 50 क्लॉज 1 जो अब बीएनएसएस का 47 क्लॉज 1 हो चुका है, या एनडीपीएस एक्ट का 52 सेक्शन देख लीजिए, वो मैंडेटरी होता है। वहां पर लिखा गया है शाल का वर्ड, शाल जो शब्द है उसका यूज किया गया है। आप देखिएगा इस वीडियो के बाद, मैं उस सेक्शन को यहाँ पर लगाना भूल गया हूँ उस चीज में, वहां पर शाल यूज वर्ड हुआ है, उसका मतलब होता है मैंडेटरी। शाल का मतलब आप देखिए टेलर वर्सेस टेलर 1876 के केस में, ख्वाजा नासिर नजीर अहमद 1936 के केस के लैंडमार्क ब्रिटिश जजमेंट्स हैं ये, जिनको इंडियन कोर्ट्स ने बार बार साइट किया है ऐसे केसेस में। एंड ये यही कहते हैं, ये जो लैंडमार्क जजमेंट्स प्रेसिडेंट्स यही कहते हैं कि जब लॉ किसी काम के लिए एक स्पेसिफिक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करता है तो उसी प्रोसीजर से वो काम होना चाहिए, नहीं तो वो इलीगल है। यहाँ पर शाल का मतलब यहाँ पर मैं क्यों बताना चाहा कि हमने जो सेक्शंस यहाँ पर साइट किए सीआरपीसी एंड बीएनएसएस के एनडीपीएस के, वहां पर शाल मतलब बताया गया है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना चाहिए। शाल का मतलब मैंडेटरी, जैसा लॉ है वैसा ही आप इंटरप्रेट करो। अगर नॉन कंप्लायंस होता है तो वहां पर फिर इलीगलिटी होनी दिखेगी। अगर लॉ प्रिस्क्राइब करता है कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर तो उसे फॉलो करो। शैल का मतलब वहां शैल लिखा हुआ है तो उसे फॉलो करो।
अगर नहीं करते हो तो इलीगलिटी देखी मानी जाएगी प्रोसीजर में, ठीक है। तो दोस्तों चाहे कोई भी सिचुएशन हो, उस एक्यूज्ड को रेड हैंडेड पकड़ा गया हो या प्री प्लान्ड अरेस्ट हो, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट तो देना मैंडेटरी है। ये हमारे यहाँ पर कंक्लूजन निकला। एंड अगर ये नहीं दिया गया तो अरेस्ट इलीगल है, रिमांड इलीगल है और बेल मिलना एक्यूज्ड का हक बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार कोई एम्बिग्यूटी नहीं छोड़ी और हम सबको, लॉ स्टूडेंट्स हो गए, पब्लिक हो गई, इन सबको समझाने की जरूरत है या समझना जरूरी है, ताकि अपने राइट्स को पहचान सके और मिसयूज ऑफ पावर के खिलाफ स्टैंड ले सके। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी एंड ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा, ठीक है। एंड बहुत डीप में जाके मैंने समझाना चाहा, हर एक चीजें समझाई ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट से रिलेटेड। अगर इफ यू हैव एनी डाउट विहान कुमार के जजमेंट को लेकर, इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट बिलो, या इस पूरे टॉपिक, इस पूरे लीगल इश्यू से रिलेटेड कुछ भी डाउट आता है जरूर कमेंट में बताइए। एंड मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगता है, क्योंकि हर एक चीज में मैं इम्पैक्ट डाल डाल सारी चीजें बताता हूँ एंड रिपीटेशन आपको मेरा दिखेगा, मैं करता हूँ रिपीट, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जब तक आपके दिमाग पर वो बात नहीं बैठती, रिपीटेशन से वो बातें बैठती है। एंड इसलिए मेरा एक अंदाज है बार बार एक ही एक चीज को करना। आप चाहे तो इसको 2x पे देखो, मेरी आने वाली वीडियोस 2x पे देखिए, डजेंट मैटर, बट मुझे जितनी बार किसी चीज को एम्फेसाइज करना होगा मैं करूंगा, ठीक है। एंड यही मेरा अंदाज है पढ़ाने का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।